कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। 1 पॉइंट एजेंडा है पहलगाम का ड्रामा। दुश्मन रियासत, दहशतगर्द रियासत भारत, उसने जिस तरह से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया है पहलगाम में, इलीगली ऑक्युपाइड मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, और उसमें भारत ने पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। ये पहली बार नहीं है कि बिना किसी सबूत के भारत ने इस किस्म की हरकत की हो। कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस वाक़े के हवाले से कोई भी ना तो सबूत सामने लाए गए हैं और ना ही कोई डेड बॉडीज़ सामने आई हैं और ना ही किसी और किस्म का एविडेंस जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित किया जा सके या किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में साबित किया जा सके, वो भारत की तरफ से सामने आया। लेकिन हाँ, अगर सामने आया तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता हुआ नैरेटिव, जहर उगलता हुआ बयानिया, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर, बड़ा बेहतरीन, बड़ा मौसर जवाब भी दिया है। लेकिन भारत के इस एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, इस एक और ड्रामे को बेनकाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म का ड्रामा ना तो ख़ित्ता इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना ही आलमी अमन इसका मुतहम्मिल हो सकता है। तो भारत हर चंद अरसे के बाद इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करके, इस खित्ते का अमन, इस खित्ते के अवाम की तरक्की और आलमी अमन और आलमी तरक्की को दाव पर क्यों लगाता है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। एक हैं मेरे जनरल तारिक रशीद खान साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, एंड इंटरेस्टिंगली ही हैज़ सर्व्ड एज द ऑपरेशनल कमांडर इन आज़ाद कश्मीर एंड बलोचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान एज वेल। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मेरे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। चंद तारिक रशीद साहब, आई स्टार्ट विद यू। इस किस्म का पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं दहशतगर्द रियासत भारत के इस ड्रामे को रचाने के पीछे, और ऐसी रियासत के जो इंटरनेशनली प्रूवन है कि वो कनाडा में, अमेरिका में सिखों का कत्लेआम करती है, वहाँ पे उनको कत्ल करवाती है। मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इस ड्रामे के पीछे? थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया, जैसे आपने कहा, उसने एक ड्रामा रचाया है और कई दफ़ा पहले भी रचा चुका है। पिछले 15-20 साल से देखें, कई दफ़ा, चाहे समझौता एक्सप्रेस थी, चाहे मुंबई अटैक था, फिर जब केरला के लोग टूरिस्ट को 2018 में इन्होंने मरवाया जब इलेक्शन हो रहे थे केरला और राजस्थान में, फिर पुलवामा कर दिया, फिर राजौरी का इंसिडेंट हुआ, और अब ये पहलगाम में किया है। अब देखिए, पहलगाम जो है वो, इसके अलावा बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 2000 में किया उन्होंने, 2000 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जैसे आप कह रही हैं। तो मुहर्रिकात में ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इकनॉमिकली टेक ऑफ कर रहा है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। हमने माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस कराई, उससे पहले ट्रम्प साहब के जो थे, जो एक मतलूब दहशतगर्द था, उसको हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। हमें कंट्री जो थे, बीच साहब यहाँ पर आए उसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर अभी देखें उनके रिपब्लिकन सेनेटर मेंबर ऑफ कांग्रेस आए हुए थे, वो आए हुए थे, तो पाकिस्तान को इंगेज करना चाहते हैं। और ट्रम्प का ये बयान है कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और हमें काफ़ी सारी, हमें उनके साथ टेररिज्म, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्टेड है अमेरिका। जी, अमेरिका पे करना चाह रहा है। तो साथ ये ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने कश्मीर का जिक्र किया, और बड़ा एक उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा इमोशनल और जज्बात से भरपूर, और एक जैसे होता है ना कि जी मोटिवेशनल स्पीच दी, जिससे पाकिस्तानी दो टोक अंदाज था उनका, अनअपोलोजेटिक, कि कश्मीर पाकिस्तान का जो है शहरग है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और जो नजरियाती असास है उसको वाज़े किया एक बार फिर पाकिस्तान। और अगर इंडिया ने कोई जरूरत की पाकिस्तान के हमला करने की या इस किस्म का ऑपरेशन करने की, हम उसका दंदान शिकन जवाब देंगे। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा इंडिया में जो कुछ हो रहा था कि बीजेपी में, जैसे आपको पता है, कोलिशन गवर्नमेंट है और वो चंद इत्तेहादियों के साथ मिली जुड़ी है, तो अगर वो इत्तेहादी साथ छोड़ देते हैं, जैसे आजकल बातचीत चल रही थी, बिकॉज मोदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, गुर्बत वहाँ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत डाउन हो चुकी है, बड़ी रेटिंग डाउन हो गई, और उनके साथ अंदर आज़ादी के तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं। कश्मीरी तो पहले अलहदा होना चाह रहे थे, फिर सिख, आपको पता है, खालिस्तान की बात कर रहे हैं। रिसेंटली तमिल स्टेट ने उनसे अलहदगी की बातें शुरू कर दी, इसी तरह बंगाल ने ग्रेटर बंगाल की बातें शुरू कर दी, और 7 ईस्टर्न स्टेट, मनीराम में देखें कितनी वहाँ
वहाँ पे हंगामे हुए, कितने लोगों की जानें गई, अरुणाचल प्रदेश ने अलहदा से अलहदगी की बात कर दी। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि एक मुनासिब मौका है कि यहाँ JD वाइन साहब आए हुए हैं और दुनिया की नज़रें इंडिया के ऊपर हैं, तो हम दुनिया की नज़रें कश्मीर पे ले जाएं। तो एक किस्म का उन्होंने कर तो लिया है, बट दोबारा कश्मीर एक फोकस में आ गया है। ये एक रज़ा पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कश्मीर दोबारा लाइमलाइट में है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था नेक्स्ट, यही मेरा सवाल था नेक्स्ट, कि पाकिस्तान इस सिल्वर लाइनिंग को किस तरह से देख सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा सकता है। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भारत कर रहा है उसको हाईलाइट करें। उसमें देखें कि उन्होंने जिस एक तंजीम का नाम लिया है कि TRF का रेजिस्टेंस फ्रंट, किसी ने कभी नाम नहीं सुना, कभी नाम नहीं सुना, और उसका तल्लुक जोड़ दिया है लश्कर तैयबा के साथ। भाई कोई सबूत है तो बात करो ना। देखिए, एक तरफ वो बात करते हैं कि हम जो है एक रीजनल पावर हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा की परमानेंट सीट दी जाए, दूसरी तरफ इस किस्म को ओछिया ठंडे करते हैं कि इल्ज़ाम तराशी है। तो दुनिया बेवकूफ़ है क्या अमेरिका को जो सबूत देना चाह रहे हैं, या मोदी साहब वहाँ पहुँचे हुए थे सऊदी अरेबिया में, तो क्या मोहम्मद बिन सलमान को बच्चे हैं? देखिए, मीडिया रिटोरिक एक नैरेटिव ठीक है, वक्ती तौर पे उनको कामयाबी या लोग उनको सुनेंगे, बट बाद में सबूत मांगेंगे, जैसे पाकिस्तान मांग रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने बड़ा नपतुला बयान दिया है कि अगर वहाँ इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं तो हमें उसका अफसोस है, और अगर ऐसे कोई सबूत आपके पास है तो हमें दें। लेकिन क्या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस किस्म का बयान देना चाहिए था? कम से कम मेरी राय ये है, आपका मैं इस पे व्यू पॉइंट चाहूँगी कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को ऐसा एपोलोजेटिक और ऐसा एक सॉफ्ट स्टैंस अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ सर बलूचिस्तान में प्रूवन है, कुलभूषण यादव हमारे पास एक जीता जागता सबूत है बलूचिस्तान में भारत किस तरह से दहशतगर्दी करता है, और बलूचिस्तान में जब भी वाक़यात होते हैं भारत की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आता, नॉट इवन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। बिल्कुल, देखिए जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। व्हाई डिड वी हैव टू इशू अ स्टेटमेंट? इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दी जी, सिर्फ मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुआ है जी, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इसलिए हमारी तरफ से भी नहीं देना चाहिए। हमारी तरफ से चले एक बयान तो दे दिया उन्होंने, जितने मीडिया में हाइप क्रिएट हुई है। एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर हुआ है, देखिए पाकिस्तान तो वो चीज़ है जो हम समझते हैं कि हमारा मजहब तो ये सिखाता है कि अगर एक इंसान का कत्ल हो तो हम बिलीव करते हैं पूरी इंसानियत का कत्ल हो। हम ये नहीं कहते कि एक मुसलमान का कत्ल हो, हम कहते हैं कि इंसान का कत्ल हो, तो हमारा मजहब जो इस्लाम है वो कहता है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल। तो अगर इंसानी जानें हैं ज़ाया हुई हैं तो अलमिया है, हमें उसके बारे में सबूत दें। अगर आपके लिंकेजेस हैं, हमने लश्कर तैयबा को तो पहले ही प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो सबूत से बात लीडरशिप उनकी जेलों में, अगर जेल में बैठ के भी लीडरशिप मकबूजा कश्मीर में 9 लाख कितने लाख फौज है सर वहाँ पे? जी 7 से 8 लाख फौज है जी, और कितने अरब की आबादी है सर भारत की? 10 लाख की बातें करते हैं, ऐसी 1.5 अरब की आबादी है जी। तो आप ये लश्कर तैयबा की लीडरशिप अगर जेलों में बैठ के 9 लाख की फौज को, और देखिए उनके तिगनी का नाच नचा सकती है वैली से खुद लोग, तो ये तो मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। वैली से खुद ये बयानात अब आ रहे हैं वीडियोस के दिए कि ये इंडिया ने कराया है, और उसका रीजन वो ये देते हैं कि कश्मीर जो वैली है उसकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, और वो है टूरिज्म। तो अगर टूरिस्ट को अटैक करेंगे तो वो जिस पे वो जिंदा रहते हैं, जिस पे उनकी मैशत चलती है, वो भी इफेक्ट होगी। तो कोई कश्मीर ब्लड लाइन काटना चाहते हैं, तो कोई कश्मीरी ने आज तक किसी टूरिस्ट को अटैक नहीं किया जी। और अगर पाकिस्तान में जब हार्डकोर मिलिटेंसी हो रही थी या हार्डकोर वहाँ पे इंसर्जेंसी थी या फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त भी वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और अब वो खुद कह रहे हैं कि देखिए यहाँ 50 से 60 गज के फासले पे तो एक सोल्जर नजर आता है जी। अब जो फुटेज चल रही है जहाँ अस्पताल दिखा रहे हैं, बाहर से, अंदर से नहीं दिखा रहे, चप्पे चप्पे पे तो खड़े हैं ये लोग जी, और पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर है। भाई हमें वहाँ करने की क्या ज़रूरत है? तो पाकिस्तान का आई थिंक नपतुला बयान आया है, और बजाय में उसको, लेकिन दफ्तर खारजा को सर वो बयान नहीं देना चाहिए था। बयान का ये हिस्सा मेरा ख्याल है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव नहीं थी, क्योंकि अगर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियली इल्ज़ाम नहीं आया तो हमारे दफ्तर खारजा को भी ऑफिशियली बयान देने से फिलहाल गुरेज करना चाहिए था। सर मीडिया पर था ना, कोई ऑफिशियली सरकारी स्टेटमेंट तो नहीं था ना। देखिए इसी तरीके से मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी यूके में यूएस में थे, तो आई थिंक बयान आ गया। देखिए हर एक अपना व्यू है, मेरे ख्याल में बयान देने से हर्ज कोई नहीं है, बट हमें इसको प्रोएक्टिवली बल्कि देखना चाहिए कि हमें बजाय रिएक्टिव मोड में आने के हमें प्रोएक्टिवली उनसे बात करनी चाहिए। देखिए आप इतने मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमला कर दो, भाई पाकिस्तान कोई सॉफ्ट स्टेट है?
पाकिस्तान एक स्टैब्लिश न्यूक्लियर ताकत है भाई, आपने कई दफा पहले कोशिश की, करके देख लें, हम तो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा जितना डेटरेंस है, जितनी कैपेबिलिटी है, डिफेंसिव नेचर की है, हम कभी इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे। बट अगर उन्होंने हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें हमेशा ये याद रहेगा। अभी सिर्फ ये रॉ से एसोसिएटेड जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो ये बढ़के मार रहे हैं कि जी पाकिस्तान को मजा चखाना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। अपने ना तो क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं या वाकई कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए वो अपने अवाम के जो है ना एक व्यूज को शेप कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट शेप कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया जी, पाकिस्तान पे हमें हमला करना चाहिए। लेकिन जिंगुइस्टिक एनवायरनमेंट क्या इस खित्ते के मफाद में है? देखिए ये तो उन्हें अकल होनी चाहिए ना। हम तो पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है, हमारे तो किसी एम्बेसडर को आज तक किसी दुनिया के किसी मुल्क ने पर्सन नॉन ग्रेटर नहीं कहा, इन्हें कहा है। इंडिया और इजराइल दो वाहिद मुल्क हैं कि जो यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशन करते हैं। मोदी का अपना वीजा अमेरिका जाने पे पाबंदी थी इन पे जी। द बुचर ऑफ गुजरात जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अलाउ किया, एज ए चीफ मिनिस्टर तो इनको उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। तो ये आई थिंक प्रोपेगेंडे हद तक रहेगा। अगर 30 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है, कोई एविडेंस नहीं दिया, बट पाकिस्तान को जो हम कर सकते हैं, जो इंडिया कर सकता है वो करता रहेगा। जो हमें करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि इंडिया की फॉर्मल लेवल पे फॉरेन ऑफिस लेवल उनको एंगेज करें, हमारे जो वहाँ एम्बेसडर है उनके फॉरेन ऑफिस से बात करें, जो मुल्क इंडिया से कनेक्टेड है इस मामले में। क्या ये इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए बजाय हम रिएक्टिव मोड पे रहे, इसलिए लेना चाहिए कि देखिए पूरे इंडिया में उन्होंने आग लगाई हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया है। लेकिन और पाकिस्तान सरकारी तौर पे क्या आप एक स्टेप अहेड नहीं जा रहे? नहीं, बेशक जाए। देखें अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमला करें, पाकिस्तान ने किया हुआ। देखें ना, एक पूरे अवाम की एक ओपिनियन लेके आ रहे हैं, जो कि सेन जो वॉइसेस हैं वो ये कह रही हैं कि जी हमें इस पे जो है वो हमें प्रूफ दें ना। आप प्रूफ नहीं दे रहे, किसी मरे हुए बंदे को नहीं दिखा रहे, किसी को वेपन पकड़ा हुआ नहीं दिखा रहे। तो सेम वो दिखा भी रहे हैं तो एक खातून है जो एक आराम से बैठी के साथ लेटी, पता नहीं पार्क में लेटा हुआ है नीचे, बैठे हुए हैं, योगा कर रही नहीं है, कोई जख्म का निशान नहीं, मतलब वो बंदा बैठा हुआ है और ये सामने देख रही है, पता नहीं योगा कर रही है क्या कर रही है। तो ऐसे तो टेररिस्ट नहीं होते, ऐसे तो बंदों को मारा नहीं जाता जो हम फुटेज देखते हैं। तो सेम वॉइसेस जो हैं, पढ़ी लिखी वॉइसेस, वो कंसर्न शो कर रही हैं। बट पाकिस्तान को चाहिए, जैसे मैंने कहा, कि उन्हें अगर ऐसा इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है तो एंगेजमेंट में कोई उसमें बुराई नहीं है। उनसे बात करेंगे भी क्या बात है, हमें आप सबूत दें, हम आपके साथ हैं, हम आपसे हमदर्दी करते हैं। फिर जैसे ट्रम्प साहब का भी बयान आ चुका है कि जी जो हुआ है ये मतलब हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, तो हमें यूएस को भी इंगेज करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को भी जहाँ विजिट करके आए उनको भी बताना चाहिए, चाइना को भी बताना चाहिए, ताकि इससे पहले कि कोई ऐसा इंसिडेंट खुदा न खास्ता करें, हमारे साथ जो दोस्त हैं जो ममालिक मैटर करते हैं उन्हें हम पता हमारा क्या रिस्पॉन्स है हमारे, ताकि हम उन्हें बोर्ड ले लें। और अगर इंडिया करता है तो हम तो तैयार हैं। हम तो जितने उनके बेसिस हैं जहाँ एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, हम तो फिजिकली उनको मॉनिटर करते हैं। जैसे ही वहाँ से कोई एक्टिविटी होती है वो हमारे रडार्स में आ जाते हैं। तो अगर जैसे पुलवामा में आए रात के अंधेरे में, हम तो दिन के अंधेरे में गए, अब दिन के उजाले में, हाँ दिन के उजाले में गए, कुछ नहीं कर सके, और रात के अंधेरे में वापस नहीं जा सके। तो ये फर्क है हमारी कैपेबिलिटी में। तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी रेडीनेस कितने सेकंड्स की है सर? नहीं, सेकंड के हिसाब तो आप नहीं ले सकते। देखिए मैं जैसे मैंने बताया ना कि इंडिया के जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, जब वहाँ से जहाज अगर पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हम उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। राइट, बिल्कुल। और फिर ये हमारा रिस्पांस है, बाज़ वक़्त बॉर्डर पे आके वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर भी पाकिस्तान की रेडीनेस, तो अगर फिर भी पाकिस्तान की रेडीनेस, ये देखिए पाकिस्तान की रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, हाँ वो सेकंड्स में है कि अगर क्रॉस करेंगे तो हाफ अ सेकंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ, जैसे हमने देखे ना, हमने टीवी में देखा, हमारे वो जो एयर कमांडर इनाम क्या थे नुमान साहब, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के जहाज ने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं और मैंने उसके उसी सेकंड में अपना मिसाइल जहाज से फायर किया और उसको गिरा दिया। तो दैट इज आवर रेडीनेस। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब कैंप के लिए वक्त निकालने पे, और ये बहुत ज़रूरी था कि भारत को ये पैगाम दिया जाए कि अगर कहीं ऐसी सोच मौजूद भी है, बावजूद इसके कि उसका कोई सरकारी इजहार नहीं किया गया, लेकिन एक टेस्ट किए जा रहे हैं वाटर्स भारत की तरफ से, तो जवाब भरपूर दिया जाए। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। इस सेगमेंट को फिलहाल यहाँ पे क्लोज करते हैं, लेकिन पहलगाम ड्रामे, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करने का सिलसिला इस प्रोग्राम में मजीद आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पहलगाम वाक़े के हवाले से दहशतगर्द रियासत भारत का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस प्रोग्राम के जरिए मजीद बेनकाब करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर शेर रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, सेनेट में साबिका
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पहलगाम वाक़या, इस बारे में आप क्या कहेंगी ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पे हैं, और जो पैटर्न हमें हमेशा से देखने में आया है कि भारत ने फ़ौरन, भारत के मीडिया ने, भारत के वुज़रा ने, एक तरह से भारत की सरकार ने, रॉ से एसोसिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, सब ने आओ देखा ना ताओ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे आप इसमें? जी शुक्रिया गरीदा, आपने देखा कि खुद ही के कितने मिनटों में, कितनी छोटे से वक्त में, कम वक्त में इन्होंने अटैक की खबर आई है। और मैं समझती हूँ 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि बगैर किसी शवाहिद या एविडेंस, किसी भी तफ्तीश के बगैर, जिसमें टाइम लगता है ज़ाहिर है, कि बॉडीज़ भी नहीं नज़र आई थी, तो उन्होंने न्यू दिल्ली के मेन एंकर्स जो हैं, न्यूज़ मीडिया भी हैं, जो उनके ऑफिशियल से नैरेटिव से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाने की शुरुआत की कि साफ जाहिर हो गया कि ये अब जो इल्ज़ाम पर दर इल्ज़ाम दाग रहे हैं पाकिस्तान पर, ये एक कैंपेन का हिस्सा बनने वाली है। और इन्होंने ठान ली है कि जो भी हुआ या करवाया गया, ये हम सारा पाकिस्तान को कठेरे में डाल देते हैं। ये विजिट हो रहा है जेडी वैंस का, और इसी तरह इन्होंने, आपको याद होगा चटी सिंहपुर का सन 2000 में जब बिल क्लिंटन आए हुए थे, तो इसी तरह मकबूजा कश्मीर में हमला हुआ था। फिर उसकी जो तवील इन्वेस्टिगेशन हुई, और बाद उसी वक्त तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की से जुड़ी हुई प्रॉक्सीज ने किया है, जो इनका नैरेटिव होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी वो लोग नहीं दिखाए, बॉडीज़ भी जली हुई दिखाई गई, और बाद में जो चीज़ें निकली और जो एविडेंस निकली, उससे पता चला कि बहुत सारे कश्मीरी लोकल्स ने कहा कि भाई ये तो हमें बंद करके, इंटेरोगेट करके, टॉर्चर करके बहुत सारी चीज़ें हमसे करवाई जा रही, बहुत लंबी। और आई थिंक ये उसमें तो वाजे हो गया कि ये प्रूव नहीं हो सका, और उस वक्त भी इन्होंने इस तरह का तमाशा किया था, ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ताकि अमेरिका की मुकम्मल दूरी हो जाए, अमेरिका भी पाकिस्तान को कठेरे में इनके साथ डाले, और रोज़ जहर घोल रहे हैं, और पूरे नैरेटिव में जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस किस्म के माहौल में कोई मंतकी, रैशनल, अमन की ख्वाह पॉलिसी कैसे हो सकती है, आप मुझे बताएं। हम तो मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी की, और हम ये भी पूछते हैं कि भाई आप बताएं, पाकिस्तान में मिला था कलभूषण, या हिंदुस्तान में मिला था कलभूषण, या पाकिस्तान में सर्विस मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान का तो वहाँ नहीं जासूसी करता फिर रहा था, वहाँ वो इंतशार नहीं फैलाते घूम रहा था हमारा कोई। आप देखें कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन पाकिस्तान अग्रेसिव नैरेटिव नहीं बनाता, और ना मैं समझती हूँ बनाना चाहिए। लेकिन भारत इस वक्त अपनी खुद मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी की रविश पकड़ी है मोदी सरकार ने, में अब कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहते वो किसी भी मिडल ऑफ द रोड या कोई इवन बैलेंस या सेंसिबल आवाज़ का। वो चाहते हैं कि वो अपना एक हाइप रखें, और इनका ये तरीक़ेकार रहा है, और उस हाइप में वो पाकिस्तान को बिल्कुल सारा पूरा का पूरा ब्लेम जो है इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर होती है, और फिर वो अपनी नैरेटिव को वेपनाइज करते हैं। जी, तो ये तो रिडिकुलस सी बात है। आप उनसे पूछें कि 400 किलोमीटर अंदर आप कितनी वहाँ फौज तानियात है, और आपकी जिस लेवल की ड्रोन सर्वेलेंस और जियो मैपिंग हो रही है, तो ये आपको पता क्यों नहीं किसने क्या किया, आपकी सिक्योरिटी लैप्सेस का क्या बना। आप मकबूजा कश्मीर को ओपन प्रिजन बना चुके हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहा वो। आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि आप पाकिस्तान पर डालना शुरू कर देते हैं, और वो सेल करता है उनको इंटरनल नैरेटिव। लेकिन यही मेरा सवाल है सेंटर साहिबा कि वो सेल क्यों करता है, वो भारतीय नैरेटिव सेल क्यों करता है? वेयर इज पाकिस्तानी नैरेटिव? बावजूद इसके कि पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत मजबूत है, लेकिन आलमी सतह पे भारत का नैरेटिव क्यों सेल कर जाता है? इस पे ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा, गिवन दैट कि भारत तो अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, इंटरनेशनली प्रूवन दहशतगर्द रियासत साबित हो चुका है।
جو کینیڈا میں قتل کرتا ہے, جو امریکہ میں سکھوں کو قتل کرواتا ہے, تو ان سب چیزوں کو امریکہ کے ساتھ کیسے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتی ہے یہ بات, اور یہ فوری طور پر ہونی چاہیے. مطلب آپ لمبے چوڑے آپ کو ڈاسیئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا نان پیپرز بھیج دیں 4 پیج کے, دیکھیے یہ ہمارے ایشوز ہیں, دس از ناٹ, اور پھر آپ کی ڈپلومیسی تیز, اگریسو, اور میں سمجھتی ہوں بالکل اسٹریٹجک ہونی چاہیے. کس کس سے مل رہے ہیں, کس کو سمجھا رہے ہیں, کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ الٹا ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اب وہاں تو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ امریکہ اس وقت بھارت سے اسٹریٹجکلی سیاست میں ہو یا کوئی بھی بہت جڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ اب ان کا اگر اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈز ایک obsession ہے, وہ چین ہے جی. تو اب انہوں نے پیسیفک اوشن کو بھی, ایشیا پیسیفک کو انڈو پیسیفک بنا لیا ہے. وہ پورا مطلب زاویہ ہی ہندوستان کا اب استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو اور کوئی کاؤنٹر نظر نہیں آتا, ناٹ نوئنگ کہ دیکھیں ایشیا میں اب جو پورا جو خطہ ہے وہ کا پھیلاؤ بہت ہے, اور ایک ملک دیکھیے جارحانہ یا جنگجو باتوں سے اب کوئی کاؤنٹر نیریٹو, آپ کا نیریٹو بے شک بن جائے گا, لیکن آپ کی آگے کی عملی جو زندگی ہے, جو آپ کی مووز ہیں, چاہے وہ تجارتی جنگ ہو یا وہ ایکچوئل جنگ ہو, اس سے تو آپ کے اپنے شہریوں کو ہی ایک تکلیف پہنچے گی جی. تو اور اس میں صرف تکالیف کا ہی نسخہ ہے سب کے لیے. ٹھیک, اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت نے ایک تو بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگا دیے, پھر ایک من گھڑت سی انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ کریٹ کر لی کہ TRF, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ یہ قلعدم لشکر طیبہ کا حصہ ہے, اس کے نئے نام سے آپریٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ ہر طرح سے پاکستان کو گھیرے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کبھی نام سنا ہے اس کا؟ میں کبھی بھی نہیں سنا. سال سے ٹیررزم کو اسٹڈی کر رہی ہوں, میں نے تو الفابیٹ سوپ بن جاتا ہے ناموں کا, یہ نام میں نہیں سنا. یا یہ کیا انوینشن ہے, نئی ایجاد ہے, ماشاءاللہ کیا ہے یہ, میں نے تو نہیں سنا. ایک من گھڑت سی انہوں نے یہ ایک نام دے دیں, آپ کوئی بھی نام کریٹ کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ فلاں ملک نے کیا, ہم بھی اس طرح ہندوستان کے بارے میں کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بیٹا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ سرونگ ملٹری آفیسر, جاسوسی کرتا ہوا. کلبھوشن یادو, مطلب وہ اٹلی سے تو نہیں آیا, برسل سے تو نہیں آیا نا, وہ ہندوستان سے آیا ہے. کیا کر رہا تھا وہ یہاں؟ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, جو ایک فالس فلیگ آپریشن سٹیج کیا گیا ہے, جو ایک ڈرامہ, پہلگام کا ڈرامہ دہشت گرد ریاست بھارت کی طرف سے سٹیج کیا گیا ہے, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی کوئی کنوٹیشن ہے, اس کا کوئی لنکیج ہے؟ کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد سے کافی بہتر ہو رہے ہیں. جو ایک مطلوب ترین دہشت گرد کو پاکستان نے پاک افغان سرحد سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا, پھر امریکن کانگریس مین کا یہاں کا وزٹ, امریکن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, امریکن انویسٹرز یہاں پہ سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ان کو توقع نہیں میرے خیال میں. وہ سمجھ رہے پتہ نہیں کس قسم کا دور آئے گا. دیکھیں ریاست اپنے اپنے فیصلے کرتی ہیں اپنے اپنے ریشنل فائدے میں. اب آپ جو بھی کہہ لیں, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوا پاکستان اور امریکہ کے درمیان جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, تو شاید وہ بھی برا لگا ہوگا کہ چین کے بھی آپ کی اتنی گرم خیر سگالی ہے, مستقل رہتی ہے, خیر سگالی سے بہت آگے, مطلب بہت گرم جوشی والی کا رشتہ ہے اور پرانا رشتہ ہے, اور وہ سٹرین نہیں ہوتا کسی بھی سچویشن میں. تو اور امریکہ کے ساتھ بھی روابط آپ نارملائز کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, ان کو شاید یہ بات صحیح نہیں لگی ہے. درست. اور کیا آپ سمجھتی ہیں, آپ سابق چیئرمین بھی رہی ہیں سینٹ میں, کیا آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ رہی ہیں سینٹ میں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سینٹ میں اس میں آپ بار بار آپ میرا پروموشن دیتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ اس پوزیشن پہ سینٹ میں تشریف لائیں, میں چاہتی ہوں, یہ میری دلی خواہش ہے. لیکن چونکہ معاملہ ہمارا پہلگام کا ہے, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ سینٹ میں اس معاملے پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے, اس پہ بات پہلگام واقع میں سمجھتی ہوں ایوانوں میں یہ بحث ہونی چاہیے. پاکستان کے اپنے مسائل ہمارے ہوں گے ضرور, لیکن کوئی پاکستانی میں نہیں سمجھتی یہ برداشت کرے گا کہ میلی آنکھ سے ہندوستان ہمیں دیکھے اور اس پر آگے جا کے ہمیں اتنا بالکل مروز الزام رکھے اور کٹہرے میں
کھڑا کرنے کی کوشش کرے کسی مطلب مفروضے پر. وہ مفروضہ بھی مجھے لگ رہا ہے ان کی ایجاد ہے. تو میں نے تو پہلے دن کہا کہ مجھے تو افسوس سے میں کہوں گی مجھے الزام تراشی پسند نہیں ہے, ذمہ دارانہ بات نہیں ہے, لیکن ذمہ دارانہ باتوں کا اور جو بات کرتے ہیں منطقی لوگ ان کے لیے نئے مودی والے سرکار میں سپیس نہیں ہے جی. بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں لیکن ان کی باتیں سنی نہیں جا رہی نا. درست. تو سینٹ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں قرارداد آنی چاہیے جس طرح پاکستان؟ جی سینٹ جب بھی سیشنز ہوں گے کیوں نہیں آئے گی. درست. بہت بہت شکریہ سینیٹر شعیب رحمان صاحبہ, نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر, سینٹ میں سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن, ہم سے بات کر رہی تھیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارت دہشت گرد ریاست جس طرح سے پاکستان کے خلاف بیانیے کی سرزمین سے حملہ آور ہے, اس کا ایک منہ توڑ جواب مزید دیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے اس آخری حصے میں پہلگام واقعے کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور اس واقعے میں بھارت دہشت گرد ریاست بھارت نے جس طرح سے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر ثبوت پاکستان کے سامنے لائے یا دنیا کے سامنے لائے, پاکستان پہ الزامات دھرنے شروع کر دیے, اور جس طرح سے بھارت کا یہ فالس فلیگ آپریشن, یہ ایک پہلگام کا ڈرامہ ناکام ہو گیا ہے. اس کا پردہ کھلنے کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ ناکام ہو چکا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں. السلام علیکم خورشید محمود قصوری صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور جس طرح اس کے فوری بعد چند منٹ کے اندر, چند سیکنڈز کے اندر بھارت کے میڈیا نے, بھارت کے وزراء نے, را سے ایسوسیٹیڈ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس, سوشل میڈیا کی پریزنس نے جس طرح سے بنا کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزامات دھرنے شروع کر دیے, یہ سب کیا بتاتا ہے کہ پہلگام واقعہ کس طرح سے ڈرامہ ہو سکتا ہے, لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان پہ الزامات دھرنے کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں اور اس فالس فلیگ آپریشن کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا, جی, کیونکہ جب بلوچستان پہ حملے ہوئے ٹرین پہ تو مجھے تو کوئی ہمدردی وہاں سے نظر نہیں آئی. ہمارے فارن آفس نے تو آج بیان دیا اور صحیح دیا کہ سویلینز کی ڈیتھ کو کبھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور میں بھی اس رائے میں اپنی رائے میں لاؤں گا. فارن آفس کا بیان 100% صحیح ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا لال قلعے پہ یا کسی اور قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے کہ ہم بلوچستان میں تمہیں سبق سکھائیں گے. یہاں کسی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے دوول صاحب کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں بتائیں گے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے کسی ڈیفنس منسٹر نے یہ نہیں کہا ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے, جیسے بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے کہا. نہ گارڈین نے, نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ نے اور کینیڈا کے بڑے اخباروں نے ڈیٹیلڈ رپورٹس کی ہیں کہ بھارت صرف پاکستان میں گھس کے نہیں مارتا, اس نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی بندوں کو مارا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھارت کو یہ زوم ہے کہ کیونکہ مغربی طاقتوں, خاص طور پر امریکہ اور امریکہ کا جو خاص طور پر آج کل ان کے لیے اسرائیل ایک ان کا فیورٹ ہے, یہ ان سے بھارت کی قریبی تعلقات ہیں. امریکہ سے تو اس بنیاد پر کہ چین کی مخالفت میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس کا معاون ہے, ساتھی ہے, تو وہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے وہ پاکستان کی طرف یا بلوچستان ہو کچھ ان کا بیہیویئر ہو گیا ہے. اس سلسلے میں تو بالکل نہیں اس کے حق میں کہ سویلینز مارے جائیں, یا وہاں ہو یا یہاں ہو, لیکن یہ جو ایک دم ریاکشن کر دیا آپ نے, نی جاک ریاکشن کہ پاکستان نے کیا ہے, اگر کوئی ثبوت ہے تو لائیں. ہاں ایک ضرور رپورٹ آئی ہے, وہاں کے بڑا ریسپیکٹڈ نیوز پیپر ہے ہندوستان کا دی ہندو, اس کی ایڈیٹوریل پالیسی بھی دوسروں سے بہتر ہے, رپورٹنگ بھی بہت ایکوریٹ ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے سورسز سے,
اب سورسز وہی ہوں گی جو آپ نے انڈیکیٹ کیا ہیں یا اور لوگ اندازے لگا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں سے 4 بندے تھے یا 5، 2 بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن بقول سورسز کے ود ان انورٹڈ کاماز، سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ بندے ہیں تو یہاں کے لیکن 2018 میں پاکستان چلے گئے تھے. اور پھر اس سے آپ یہ اخذ کر سکتی ہیں کہ ان کا الزام یہ ہوگا کہ پاکستان سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 90,000 قبریں ہیں یا کتنے ہزار قبریں ہیں ہندوستان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کی ان مارک گریوز بھی ہیں. پھر جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے اس میں پاکستان کو تو نہیں، کیونکہ ہم انٹرسٹڈ پارٹی ہیں، اس کی گواہی نہیں لینی چاہیے. لیکن یورپین یونین کی گواہی جو یہ کہہ رہی ہے کہ the most beautiful prison on earth، UNHCR کی گواہی جو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی unprecedented human rights violation ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے جو جینوسائیڈ کو مانیٹر کرتی ہے، انہوں نے وارننگ دی تھی جب 370 بھارت ایبروگیٹ کرنے لگا تھا، اس سے ذرا پہلے جو ظلم وہاں کیا جا رہا تھا. تو اگر ظلم ایک علاقے میں ہو رہا ہے تو چانسز زیادہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ ریولٹ کریں گے اور وہ اپنا بدلہ لینا چاہیں گے. تو اس لیے اس کو درگزر کر کے سیدھا پاکستان کی طرف آ جانا یہ تو مناسب نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی طرف اس لیے آتے ہیں، وہ سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا کا کشمیر پہ جھگڑا ہے. لیکن وہ جو جھگڑا ہے پنڈت نہرو خود لے کے گئے تھے UN میں، اس کے بعد UN ریزولوشنز آئے، بھارت نے کہا ہم نہیں مانتے. اس کے بعد چلے وہ نہیں مانے، بھٹو صاحب کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ ہوا مسز گاندھی کا، اس میں تھا کہ بائی لیٹرل بات ہوں گے، وہ بھی نہیں مانے. اس کے بعد 370 میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھارت نے کہ نہیں، ہم نے کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بھارت کا فلاں حصہ بھی ہے فلاں بھی ہے، یعنی کہ وہ گلگت بلتستان ہے اس کو. میں حیران ہوا کہ جب آپ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، نیپال نے بھی ایک نقشہ جو ہے وہ شائع کر دیا تھا. نیپال نے کہا تھا فلاں فلاں حصے ہمارے ہیں. بھارت کو بڑا غصہ اس پہ آیا. نیپال بھارت سے چھوٹا ملک ہے، بہت چھوٹا، ہم بھی بھارت سے چھوٹا ملک ہیں، اتنے چھوٹے نہیں جتنا نیپال ہے. تو اگر نیپال نقشہ بدل سکتا ہے تو کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سارا علاقہ ہمارا ہے؟ لیکن وہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ کہتی ہے کہ UN ریزولوشنز یا سملا اگریمنٹ یہ کہہ رہے ہیں. ان ادر ورڈز انٹرنیشنل لا کا پاس کرتے ہوئے پاکستان نہیں کہہ رہا. لیکن بھارت کا یہ کہنا کہ جناب ہماری پارلیمنٹ نے کہہ دیا یہ ہمارا حصہ ہے، اس پہ وہ منوان چاہتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیز مان لی جائے کہ کشمیر بھی ان کا حصہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ان کا حصہ ہے. اور وہ یہ بھی نہیں ڈینائی کرتے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. کیونکہ جب مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کامنٹ کیا تھا بھارت کے ٹاپ اینالسٹ ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ 2 بندے تو اب کے لوک سبھا میں الیکٹ ہوئے ہیں، ایک اوپنلی سیسیشنسٹ ہے کشمیر سے، ایک اوپنلی سیسیشنسٹ ہے پنجاب سے. اور جو الیکشن وہاں ہوئے تھے کشمیر کے الیکشن میں، اس میں بی جے پی نے شاید میرا خیال کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا تھا کشمیر سے. تو جب آپ چیزوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت کی ایک پالیسی کشمیر کے اوپر یہ ہے. ایک زمانے بات کرتا تھا، مودی صاحب سمجھتے ہیں بات کرنے میں نقصان ہوگا، وہ کیونکہ اگر بات نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کشمیریوں پہ ظلم ہوگا، کشمیریوں پہ ظلم ہوگا تو وہاں سے ریاکشن آئے گا. وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ مل جاتے ہیں پاکستان کو گالی دینے سے، بنگلہ دیش کو گالی دینے سے، مسلمانوں کو گالی دینے سے. وہ ہمیں تو چھوڑے، وہ تو جس طرح جا رہے ہیں، جو مسلمان پاکستان، بنگلہ دیش یا کشمیر کے کوئی بھی ہوں گے، ان کی پالیسیوں سے خوش تو نہیں ہو سکتے، لیکن بھارت کو اس کی پرواہ کوئی نہیں. جو میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت جب آپ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. بھارت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پالیسی جو ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو یہ صرف دعوے کر دینا اس نے حملہ کیا، اس نے کیا، this is the easiest of things.
जी, इसके अलावा खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब, एक बड़ी एब्सर्ड सी, एक बड़ी रिडिकुलस के सी जो गुफ्तगू है वो सामने आई है, वो बात सामने आई है भारत की तरफ से कि एक बिल्कुल लीस्ट नोन, बल्कि लीस्ट नोन क्या बिल्कुल अननोन सा कोई ग्रुप मन घड़त बना लिया द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से कि जी इसका ताल्लुक गालिबन करदम लश्कर तैयबा से है ताकि पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जा सके। कितना रिडिकुलस है ये भारत की तरफ से, जबकि भारत वो रियासत, वो दहशतगर्द रियासत जो खुद प्रूवन है कि अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। आपको याद होगा शायद 1995 में एक कोई चीज़ उठी थी अल-फरान, मुझे नहीं पता कि वो क्या उस ट्रेस हुए, कौन लोग थे, उन्होंने भी कुछ बंदे अगवा किए थे, कुछ का तो पता ही नहीं चला, एक आध का शायद पता चल गया था। अब ये लोग क्लेम क्या कर रहे हैं, इससे तो जो भारत चाहे वो कह दे। अब मुझे नहीं पता वो क्लेम किया, किसने क्लेम किया कि वो, क्या उन्होंने कहा है हम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर हैं भी तो लश्कर तैयबा के लीडर तो पाकिस्तान में जेलों में हैं, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भैया पाकिस्तान की कैसे इन्वॉल्वमेंट होगी, वो तो जेल में बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब आज प्रोग्राम के लिए बात करने पे। पहलगाम हवाले से पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम का ड्रामा भारत की तरफ से रचाया गया, उस पर फिलहाल ये एक प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका, लेकिन दहशतगर्द रियासत भारत को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह इस पहलगाम ड्रामे के हवाले से सच सामने आके रहेगा। आज टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।